ठीक है, अब नया टॉपिक दे दीजिए, सिंपल लूप जनरेटर। सिंपल लूप जनरेटर। सिंपल लूप जनरेटर, ठीक है। इस ईयर में ध्यान में है कैसे हम लोग सिंपल लूप जनरेटर बनाया करते थे? हाँ, परमानेंट मैग्नेट ही कोई जरूरी नहीं है। परमानेंट मैग्नेट के बजाय हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ले सकते हैं, ठीक है। आसान होता है आपको समझाने में, परमानेंट मैग्नेट से आपके लिए समझना थोड़ा आसान होता है। अदरवाइज ये कोई जरूरी नहीं है कि सिंपल लूप जनरेटर में हम लोग परमानेंट मैग्नेट ही लें, हम लोग चाहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी ले सकते हैं। मतलब हमारा लूप सिंपल है, जो कॉइल हम लोग बनाते हैं ना सिर्फ सिंगल टर्न कॉइल है, वो लूप सिंपल है, इसीलिए इसका नाम सिंपल लूप जनरेटर बना है। यानी एक कॉइल, एक वायर को हम लोग लेंगे, एक कंडक्टर वायर को लेंगे, इस तरह का कोई कंडक्टर वायर है, और इसको मोड़ के रेक्टेंगुलर कॉइल के फॉर्म में बना देंगे। इसी कॉइल को मोड़ दिए, इस तरह से दोनों टर्मिनल निकाल दिए, ठीक है। इस कॉइल को ट्विस्ट करके इस तरह रेक्टेंगुलर कॉइल में एक रेक्टेंगुलर लूप में बना दिए। तो ये लूप है, एक लूप हमने बनाया इस वायर को यूज करके, और ये लूप में सिर्फ एक टर्न है। जाहिर है कोई एक लूप बनाएंगे ना, उसमें बहुत सारा टर्न भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एक लूप को बनाने के लिए, लूप कैसा भी हो सकता है, लूप राउंड भी हो सकता है, ठीक है। लूप हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं लूप को। ये भी लूप है, ये भी लूप है, ये भी लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, और ये टेट्राहेड्रॉन या सॉरी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल वाला लूप है, एंगल्ड लूप है, ये सब लूप है। अब देखो लूप में क्या हो सकता है, हम दोबारा लाके भी टर्न लगा सकते हैं, 3 टर्न 4 टर्न, इससे मल्टीपल टर्न्स बना सकते हैं। लेकिन किसी भी लूप में सबसे मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो सकता है? मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्न 1 टर्न ना। देखो यहाँ 1 टर्न है, यहाँ 1 टर्न है, या यहाँ 1 टर्न है, तो सबसे मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी लूप में 1 हो सकता है। इसीलिए एक ही टर्न का हम लोग कॉइल बना रहे हैं, और मिनिमम पॉसिबल यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया सिंपल लूप। और इस सिंपल लूप को एज ए जनरेटर हमने यूज करेंगे, हम लोग आगे चल के करेंगे। इस सिंपल लूप को एज ए जनरेटर आगे चल के हम लोग यूज करेंगे, तो इसका नाम देंगे सिंपल लूप जनरेटर। गॉट दैट? इसको जनरेटिंग प्रिंसिपल में हम लोग लाएंगे और देखेंगे कैसे ये होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका हम लोग नाम दे देंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, इसका हम लोग नाम देंगे कंडक्टर ए बी, और ये जो यहाँ जो कंडक्टर है, इसका कंडक्टर सी डी, ठीक है। आगे चल के मशीन की टर्मिनोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये पूरा का पूरा कंडक्टर है। ये जो वायर था जिसको मोड़ के हम इस तरह से बनाए रेक्टेंगुलर में, ये पूरा कंडक्टर है नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन मशीन की टर्मिनोलॉजी में इस पूरे कंडक्टर का सिर्फ ये पोर्शन हम लोग कंडक्टर बोलेंगे, सिर्फ ये पोर्शन कंडक्टर बोलेंगे। इसको एंड कनेक्शन बोलेंगे, इसको फ्रंट कनेक्शन बोलेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है। इस वायर को यूज करके बताएंगे, पहले समझो तो। इस वायर को यूज करके, इस कंडक्टर को यूज करके, ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये पूरा का पूरा कंडक्टर है। इसी को यूज करके हम ट्विस्ट करके इस तरह रेक्टेंगुलर कॉइल के फॉर्म में, सिंपल लूप के फॉर्म में बना देंगे। लेकिन मशीन की टर्मिनोलॉजी में एकदम दिमाग में बैठा लेना है, इस चीज को लिखाएंगे भी आगे और एक्सप्लेन करेंगे। मशीन की टर्मिनोलॉजी में सिर्फ ये पोर्शन कंडक्टर है ए बी, और सिर्फ ये पोर्शन कंडक्टर है सी डी, भले ही सब एक ही चीज से बना है। इसको हम लोग कंडक्टर नहीं बोलते हैं, बीसी को, जो इसको हम लोग बोलेंगे एंड कनेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट कनेक्शन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मशीन के अंदर कंडक्टर का वो पोर्शन ही सिर्फ कंडक्टर कहलाता है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन में पार्टिसिपेट करता है। ध्यान में से बैठा लीजिए, दिमाग में बताते हैं वो भी क्या है। हमेशा याद में रखिएगा, मशीन की टर्मिनोलॉजी में कंडक्टर सिर्फ उसी को बोलेंगे, कंडक्टर के उस पार्ट को ही कंडक्टर बोलेंगे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब हमेशा ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन एक कॉमन टर्म है।
ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन जनरेटर में भी हो रहा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन मोटर में भी हो रहा है। अंतर है कि जनरेटर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है। मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है। लेकिन दोनों के कॉइल्स के अंदर, दोनों के आर्मेचर के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है। एक कॉमन नाम हमने दे दिया, एक कॉमन टर्म दे दिया, यानी जनरेटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है। मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है। इन दोनों का कॉमन टर्म इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे, जब जनरेटर में और आगे आपको पढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे जनरेटर के अंदर जब इस कॉइल को रखेंगे ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इस कॉइल को रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कॉइल, इस पूरे कॉइल के सिर्फ इस पोर्शन में ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, सिर्फ इस पोर्शन में ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस पोर्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता भी है तो कैंसिल हो जाता है, आगे देखेंगे कैसे, बताएंगे आपको। इसमें भी कैंसिल हो जाता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक है। इसीलिए सिर्फ ये कंडक्टर है, सिर्फ ये कंडक्टर है। इसी कॉइल को अगर मोटरिंग एक्शन में रखते तो वहां भी देखते कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल में कन्वर्शन हो रहा है, तो सिर्फ इतना पोर्शन ही इन्वॉल्व है उस इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन में, सिर्फ इतना पोर्शन इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व नहीं है। गॉट दैट? समझ में आया? और ये कैसे होगा ये आगे आपको बताएंगे, आगे दिखाएंगे, जब हम लोग राइट हैंड रूल से, हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, उसका डायरेक्शन क्या है। फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग देखेंगे कि कैसे मोटरिंग एक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है, वहां मोशन का डायरेक्शन कैसे है। तब आपको दिखाएंगे कि यहाँ इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता भी है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ना के बराबर नेग्लिजिबल ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। ईएमएफ सिर्फ इंड्यूस होता है एबी और सीडी पोर्शन में, इसलिए मशीन की टर्मिनोलॉजी में सिर्फ ये कंडक्टर है, सिर्फ ये कंडक्टर है। गॉट दैट? समझ में आया? ठीक है। तो अब इस सिंपल लूप को लेंगे, कैसे सिंपल लूप बनाया आपको पता चल गया। एक कंडक्टर का पोर्शन हमने लिया, उसको ट्विस्ट करके इस रेक्टेंगुलर सिंगल टर्न कॉइल में हमने कन्वर्ट कर दिया, हमने उसका नाम दे दिया ABCD। दो कंडक्टर है आपके पास, कंडक्टर AB एंड कंडक्टर CD, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे सिंपल लूप जनरेटर। अभी हमने सिंपल लूप बनाया है, अब हम लोग इससे जनरेटिंग एक्शन लेंगे, जनरेटिंग एक्शन में डालेंगे, और जैसे ही जनरेटिंग एक्शन में डालेंगे ये बन जाएगा सिंपल लूप जनरेटर। तो जनरेटिंग एक्शन में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपको बेसिक दो चीजें चाहिए। कौन सा दो चीज? पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा कंडक्टर, जिसको हम लोग उसके अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा सके सो दैट की रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हो। और आपको पता है कि एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां कहीं भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा उस कॉइल के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, मोशनली डायनेमिकली ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो हमने लूप बना लिया, हमने सिंपल लूप बना लिया। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के मूव कराएंगे और वहां हमारा सिंपल लूप जनरेटर ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लो, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ले सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी ले सकते हैं, ठीक है। इजी एनालिसिस के लिए चलो परमानेंट मैग्नेट ही ले लेते हैं। तो दो परमानेंट मैग्नेट हमने ले लिया, हाँ बोलो। कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको रेक्टेंगुलर बना रहे हैं और मशीन में भी रेक्टेंगुलर रखेंगे, सबका अपना अपना फायदा है, ठीक है। कोई भी देखो, साइंस और इंजीनियरिंग में कोई भी काम करते हैं बिना कारण के नहीं करते हैं, ठीक है। तो बताएंगे रेक्टेंगुलर ले रहे हैं तो उसका क्या फायदा है, सर्कुलर लेते तो क्या नुकसान होता, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन कॉइल कोई भी हो, सब में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा है, हम जब मैंने आपको मशीन, शुरुआत में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने बताया था, आपको इंजीनियरिंग का डेफिनेशन भी मैंने बताया था, वहां हमने बताया था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो हमारे पास एक गिवन स्पेस में, एक गिवन टाइम में, एक गिवन एनर्जी में मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जिससे हम लोग ले सके, उसी काम को हम लोग करना चाहते हैं, उसी काम को हम लोग प्रीफर करते हैं। तो नो डाउट सर्कुलर भी ले सकते हैं, लेकिन बताएंगे उसका क्या क्या नुकसान होगा, रेक्टेंगुलर लेंगे तो क्या क्या फायदा होगा, क्यों लेंगे, क्योंकि क्या क्या सहूलियतें हमें मिलती हैं, ठीक है। तो सबका अपना प्रॉपर रीजन है। लेकिन हाँ, ये दिमाग में बैठा लेना है कि सर्कुलर भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, वहां भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। गॉट दैट? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब एक दूसरा इसी तरह का परमानेंट मैग्नेट ले लिए, सेम कैपेसिटी का,
ओके, सपोज दैट इसका नॉर्थ इधर है और इसका साउथ इधर है। अब क्या होगा, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक सर्किट जब भी कंप्लीट होगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे रहेंगे। ये ग्रीन वाला दिख रहा है सबको, ग्रीन कलर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्म रहे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्म रहे। इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग करके चलते हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स होमोजेनस है, कहीं भी कोई भी इक्वल पोर्शन अगर हम उठाएं तो वहां बराबर ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिले, ऐसा हमारा टारगेट रहता है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होमोजेनस है, ठीक है, इवन है। अब क्या करेंगे, तो ये बीच के स्पेस में इस कॉइल को ले आएंगे उठा के, ठीक है। कौन सा, तो सिंपल लूप जो हमने बनाया था, सिंपल रेक्टेंगुलर लूप जो हमने बनाया था, उसको उठा के इस तरह से ले आएंगे। कंडक्टर ए बी, कंडक्टर सी डी, इसको बीच के स्पेस में हमने रख दिया। गॉट दैट? आ रहा है समझ में? ठीक है, बीच में हमने रख दिया। और अच्छी ड्राइंग पे अगर हम लोग जाएंगे, one magnet is here, another magnet is here, one is acting as a north pole and other is acting as a south pole। इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया और यहाँ लाके उस कॉइल को बीच में हमने रख दिया। होमोजेनियस है मैग्नेटिक फील्ड, और उस रेक्टेंगुलर कॉइल को इस तरह से हमने रख लिया। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, समझ में आ रहा है सबको? है वो रेक्टेंगुलर कॉइल, लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको ऐसा दिख रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखो, इस कॉइल में बीच का पोर्शन एयर भी रह सकता है, और बाद में आपको बताएंगे कि हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लेते हैं तो मैग्नेटिज्म इंक्रीज कर जाता है। नहीं भी ले सकते हैं, कोई दूसरा चीज भी हम लोग रख सकते हैं, यहाँ वुड भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। वुड से आपको फायदा मिलेगा नहीं, सिर्फ कॉइल का मैग्नेटिज्म रहेगा, और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की वजह से मैग्नेटिज्म इंक्रीज कर जाएगा। यानी कोई भी फ्रेम के ऊपर हम रख सकते हैं, एयर के फ्रेम के ऊपर भी रख सकते हैं, सबका अपना अलग अलग फायदा है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल कन्वीनियंस के लिए मान लो एक फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर हमने रख दिया है। मान लो इसके सेंटर में एक फ्रेम है, ये रेड कलर का फ्रेम है, इस रेड कलर के फ्रेम पे मैंने कॉइल को रख दिया है, और यहाँ पे ये सेंट्रल शाफ्ट है, और मान लो ये इंसुलेटेड है। सपोज दैट, इमेजिन करो ये वुडन मटेरियल का बीच में सेंटर में कोर है, ये शाफ्ट है, और शाफ्ट के ऊपर इस तरह से कंडक्टर, जैसे मैंने बताया था ना सिंपल लूप हमने कैसे बनाया, इस कंडक्टर को लिया हमने और कंडक्टर को ऐसे करके हमने सिंपल लूप बना दिया। तो ऐसे करके मान लो एक कोर पे हमने बना दिया, ठीक है। सपोज दैट, मान लो ये आपकी कॉपी का प्लेन है, ठीक है, ये कॉपी का रेक्टेंगुलर प्लेन है, इसी पे इस वायर को हमने लिया, इस कंडक्टर को, और यहाँ पे इसके फ्रेम पे रख के हमने इस तरह का रेक्टेंगुलर कॉइल बना लिया। दिस इज कंडक्टर ए बी, इंड कनेक्शन बी सी, एंड कंडक्टर सी डी एंड फ्रंट कनेक्शन। यानी इसको फ्रेम मान के, इसको कोर मान के, इसी के ऊपर एक सांचा रहता है ना, सांचा के ऊपर कुछ बनाते हैं हम लोग, तो इसको कोर मान के, इसको फ्रेम मान के, चूंकि ये पेपर है इसलिए ये इंसुलेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हमने रख दिया कॉइल को, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉइल को रख दिया, और मान लो यहाँ पे एक कोर निकला हुआ है, मान लो ये पेपर का ही, या मान लो ये वुड का होता, यहाँ पे इसका एक कोर है। तो नतीजा क्या है कि ये जो कोर है ना, इस कोर के स्पिंडल, इसको एक्सिस पे हम रोटेट करा पाएंगे, इस कोर के अलोंग हम इसको रोटेट करा पाएंगे, यानी एक सेंट्रल शाफ्ट मिल गया जिसके बेसिस पे हम इसको रोटेट करा सकते हैं, इस पूरे के पूरे प्लेन को। तो एक कोर हमने लिया, कोर पे इस कंडक्टर को इस तरह से रख के हमने कंडक्टर ए बी, कंडक्टर सी डी, एंड कनेक्शन, फ्रंट कनेक्शन करके हमने इस कॉइल को माउंट कर दिया, और इसका ये सेंट्रल शाफ्ट निकला हुआ है, इस सेंट्रल शाफ्ट के अलोंग इस कंडक्टर के टर्मिनल निकल गए, इस कंडक्टर के टर्मिनल निकल गए इस सेंट्रल शाफ्ट के अलोंग। दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, ठीक है। एक वुडन मटेरियल का इस तरह से हमने कोर लिया,
और इस पे हमने इस कंडक्टर को मोड़ के इस तरह से रेक्टेंगुलर लूप बना दिया, यहाँ से फ्रंट कनेक्शन हमने निकाल दिया। ठीक है, ये दिख रहा है सबको? क्लियर हो गया कंसेप्ट कैसे हमने रखा है, कैसे हमने रखा है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, और इस तरह आपका मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बना हुआ है, हमने कॉइल को रख दिया है। मतलब है क्या एक्चुअली में? तो एक्चुअली में ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना के आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना के आपको समझाने का कोशिश किया गया है। रखा हुआ है कुछ अलग तरह से, ये रखा हुआ है कैसे एक्चुअली में? तो सपोज दैट इमेजिन ये जो आपका नॉर्थ पोल है ना, इस तरह से बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हमने ऐसे रखा है नॉर्थ पोल को, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हमने इसको ऐसे रखा है साउथ पोल को। और कॉइल कैसे रखा हुआ है? तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ऐसे दिख रहा है। एक्चुअली में ये आपका एक मैग्नेट इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ दूसरा मैग्नेट इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये जो आपका कॉइल है ना, इस मान लो इस कॉपी के ऊपर, इस कॉपी को फ्रेम मान के हमने कॉइल को माउंट किया है। तो कंडक्टर AB और कंडक्टर CD में अलग अलग पहचान बने, तो पहचानने के लिए एक आसान तरीका है, मान लो ये स्पाइरल वाइंडिंग का जो आपको दिख रहा है ना, ये स्पाइरल फॉर्म, ये स्पाइरल वाला AB कंडक्टर है, ये हमेशा याद रखना, और दूसरा एंड CD कंडक्टर है। तो इसके ऊपर हमने माउंट कर दिया है, इस कॉइल को हमने ऐसे रखा है, गॉट दैट? यानी इस परमानेंट मैग्नेट है, इस कॉइल को हमने ऐसे रखा है, और इसमें कॉइल ये रोटेट करेगा, इसमें ऐसे कॉइल ये रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है? परमानेंट मैग्नेट, और इस कॉइल को हमने ऐसे रखा है, कॉइल का प्लेन ऐसे है हॉरिजॉन्टल, और इसमें हम लोग मूव कराएंगे इसको। अभी जो कॉइल का प्लेन है हॉरिजॉन्टल है, और इसमें ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, अपने ऊपर है, हम लोग कोई एक डायरेक्शन लेके चलेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है ये इस तरह से है, और इसके बीच में हमने हॉरिजॉन्टल इस तरह से अभी कॉइल को रखा है, कंडक्टर AB और कंडक्टर CD। कंडक्टर AB यहाँ पे है, ठीक है, चाहो तो ऐसे उलट के कंडक्टर AB को इस तरफ रख रहे हैं। अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, कॉइल को हमने कैसे रखा है और मैग्नेट को हमने कैसे रखा है। ठीक है, और इसी का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमें ऐसे दिख रहा है, इसी का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमें ऐसे दिख रहा है। अब मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का कि कैसे हमने इसको रखा है यहाँ पे, गॉट दैट? ठीक है, अब इस कॉइल को हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी हमने रखा है, अब इस कॉइल को हम लोग रोटेट करेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट मान लो यहाँ से सेंटर से हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, एंड दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस, दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अभी हमने कॉइल को हॉरिजॉन्टल रखा है, और चलो एंटी क्लॉकवाइज इस कॉइल को हम लोग रोटेट कराएंगे। कैसे रोटेट कराएंगे? तो बाहर से एनर्जी देके, चलो अपने हाथ से रोटेट करा रहे हैं, यानी बाहर से सिस्टम में एनर्जी दे रहे हैं। अब देखो, हमने देखा था कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो दो बेसिक चीजें चाहिए वो हमने यहाँ पूरा कर दिया। दो बेसिक चीज क्या चाहिए था? एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, और दूसरा कंडक्टर या कंडक्टर्स चाहिए था जिसको उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग मूव करा सकें, सो दैट कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डायनेमिक फॉर्म की वजह से यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो सके। तो देखो, दोनों कंडीशन को हमने फुलफिल कर दिया। ठीक है, अब अगर इस कॉइल को हम लोग रोटेट कराएंगे तो कॉइल के रोटेट करने के वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा। ठीक है, तो कॉइल को हम लोग कैसे रखे थे? कॉइल दिख रहा है ऐसे, लेकिन रखा हुआ एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल, और ये हमेशा ध्यान रखना है, स्पाइरल वाइंडिंग वाला कंडक्टर AB है और दूसरा छोर कंडक्टर CD है, इसको हमने इस फ्रेम पे माउंट कर लिया है। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल से रोटेट कराना शुरू करेंगे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और रोटेट कराएंगे कैसे? तो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम लोग रोटेट कराएंगे, कोई भी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम लोग ले लेंगे। ओमेगा क्या होता है? तो ओमेगा थीटा रेडियंस पर सेकेंड, यानी ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं थीटा अपॉन टी, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, तो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अब हम लोग इसको रोटेट कराएंगे। अब देखो, रोटेट कराने समय देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा ना यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब कॉइल इस पोजीशन में है, कॉइल जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो यहाँ इस वक्त देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कुछ और है, और कॉइल जब घूम के यहाँ पहुंच जाएगा वर्टिकल पोजीशन में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कुछ और है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब दो कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा, एक चेंज इन फ्लक्स लिंकेज यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, और एक फ्लक्स लिंकेज, दोनों अलग अलग चीज है।
हमेशा ध्यान में रखना, एक फ्लक्स लिंकेज का वेरिएशन है एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, और एक सिर्फ फ्लक्स लिंकेज की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है। समझ में आ रहा है? जैसे चार्ज अलग है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अलग है, वो करंट बन जाता है। चार्ज अलग है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अलग है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट हो जाता है। उसी तरह यहां फ्लक्स लिंकेज और रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज डेफिनेटली दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब देखो कॉइल जिस वक्त हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इस प्लेन से गुजरने वाला फ्लक्स लिंकेज कितना है? इस प्लेन के अंदर से होके गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? ये बता चुके हैं पहले, एसीएन में बता चुके हैं, बताइए। मिनिमम है ना? क्यों मिनिमम है बताइए, क्यों मिनिमम है? क्लियरिटी के लिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। मान लो इस तरह से होमोजेनस लाइन ऑफ फ्लक्स को हम लोगों ने दिखाया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। क्यों इस वक्त मिनिमम है फ्लक्स लिंकेज? क्योंकि कॉइल के प्लेन से, हमेशा ध्यान में रखना, कॉइल के प्लेन के अंदर से गुजर रहा है कितना फ्लक्स, उससे हमें मतलब है। यानी इस पूरे कॉइल का प्लेन, इस पूरे कॉइल का प्लेन कौन सा है? तो मान लो इस कॉपी को फ्रेम मान के हमने रखा है, कंडक्टर ए बी यहां था, कंडक्टर सी डी था, तो इस फ्रेम के अंदर से, इस पूरे लूप के अंदर से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो जब जाहिर है इस तरह से रखेंगे तो हो सकता है एक ही फ्लक्स का लाइन आपको दिख रहा हो जो इससे गुजर रहा हो। मान लो यहां रखते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लो इससे कॉन्साइड कर देते हैं, मान लो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहां हो, तो एक ही इस फ्लक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, लाइन ऑफ फ्लक्स, जो इस कॉइल के प्लेन से होकर गुजर रहा है। लेकिन वहीं यहां रखेंगे हम लोग, ऐसे घुमाएंगे तो देखो आपको कम से कम दिख रहा होगा 1 2 3 4, कम से कम 4 फ्लक्स इससे होके गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ के एग्जांपल में अगर हम लोग लेके चलें, हालांकि लाइन ऑफ फ्लक्स एक्चुअल में नहीं होता है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग बनाते हैं। तो आप अगर समझ लीजिए कि इवन है आपका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे स्पेस में, तो इस लाइन ऑफ फ्लक्स को हम लोग काउंट करके अपने समझने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं। तो देखो वही प्लेन जब इस पोजीशन में है तो एक ही फ्लक्स लिंक कर रहा है, लेकिन वही प्लेन जब इस पोजीशन में आ रहा है तो हो सकता है 4 फ्लक्स यहाँ से लिंक कर रहा है। यानी इस कॉइल के प्लेन से होके कितना फ्लक्स गुजर रहा है, वही इस कॉइल का फ्लक्स लिंकेज है। तो डेफिनेटली इस पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जिसका नाम हम लोग देते हैं पोजीशन 1, पोजीशन 1 में, या मान लो पोजीशन 0, चलो पोजीशन 0 में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्लक्स का लिंकेज मिनिमम है, और यहाँ पर अगर मान लो यहाँ बढ़ के हम लोग आ जाते हैं पोजीशन 1 में, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं फ्लक्स का लिंकेज मैक्सिमम है। गॉट दैट? फ्लक्स का लिंकेज समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाओ दूसरी क्वांटिटी में। हमने बात की थी ना कि फ्लक्स लिंकेज अलग है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज अलग है। अब यहाँ देखो, इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं, मतलब हर एक सेकंड में एक फिक्स डिस्टेंस, एक कांस्टेंट डिस्टेंस थीटा ये कवर करेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मान लो उस कॉइल को अगर हम लोग रोटेट करा रहे हैं, तो एक किसी भी 1 सेकंड के टाइम में ये बराबर एंगल थीटा कवर करेगा। तो अब देखो इसको घुमा रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, यहाँ पे क्या है देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, और यहाँ पे रेट ऑफ फ्लक्स चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, दोनों में वेरिएशन होगा। कैसे? तो मान लो यहाँ जो गुजर रहा है, एक पर्टिकुलर कोई भी थीटा यहाँ पे ले लो, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, यानी बराबर टाइम में बराबर एंगल कवर करेगा। तो मान लो कोई भी एंगल थीटा यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, इतना एंगल थीटा यहाँ पे रोटेट कराएं और इतना एंगल थीटा हम लोग यहाँ पे रोटेट कराएं। दिस इज थीटा एंगल, दिस इज थीटा एंगल, दोनों फिक्स एंगल हमने ले लिया। देखो तो इतना थीटा एंगल घुमाने में ये कितने फ्लक्स को कट कर रहा है? नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चलो लाइन ऑफ फ्लक्स को मान लो और घना कर देते हैं,
थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और इजी हो जाएगा। होमोजेनस रखना है, ठीक है। ये थीटा एंगल है, देखो तो इस थीटा एंगल में कितना फ्लक्स कट हो रहा है, लगभग 1 2 3 4, लगभग 4, और उतना ही थीटा एंगल में कितना फ्लक्स कट हो रहा है, सिर्फ एक, सिर्फ ये वाला। देखो एक चीज, एक कंसेप्ट और ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स लिंकेज देखने के लिए हमें देखना होता है कि कॉइल के प्लेन से होके कितना फ्लक्स गुजर रहा है, फ्लक्स लिंकेज देखने के लिए। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हमें देखना रहता है कि हमारा एक कंडक्टर कितने फ्लक्स को कट कर रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। फ्लक्स लिंकेज देखने के लिए हमें इस प्लेन से मतलब होता है, ये कॉइल के प्लेन से होके परपेंडिकुलर में कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इससे हम लोग देखेंगे फ्लक्स लिंकेज। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, एक कंडक्टर कितने फ्लक्स को कट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज है। यानी फ्लक्स लिंकेज को देखने के लिए कॉइल का प्लेन रिस्पॉन्सिबल है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज को देखने के लिए कंडक्टर रिस्पॉन्सिबल है। गॉट दैट, ठीक है। तो पोजीशन 0 में इक्वल मूवमेंट हम लोग करा के देख रहे हैं। पोजीशन 0 में हमने देखा कि इतना थीटा एंगल अगर मूव कराते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 4 लाइन ऑफ फ्लक्स कट हो रहा है। अब उतना ही थीटा अगर पोजीशन 1 में हम लोग मूव करा के देखें तो यहां देख रहे हैं कि उतना ही एंगल से यहां भी मूव करा रहे हैं, लेकिन ये जो कंडक्टर है ना, इसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ फ्लक्स से ही लिंक है, इतना घूमने के बाद भी इसी से लिंक है, कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो तो कहां पे मैक्सिमम है, कहां पे मिनिमम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज यहां पे पोजीशन 0 पे मैक्सिमम, ठीक है, और यहां पे पोजीशन 1 पे, क्योंकि कट कर ही नहीं रहा है, एक ही फ्लक्स के अलोंग मूव कर रहा है, हमारा कंडक्टर एक ही फ्लक्स के अलोंग मूव कर रहा है, उतना ही डिस्टेंस, उतना ही एंगुलर पोजीशन थीटा यहां मूव कराते हैं तो 4 फ्लक्स को कट कर रहा है, लेकिन उतना ही एंगुलर पोजीशन यहां मूव कराते हैं तो एक भी फ्लक्स को नहीं पूरी तरह कट पा रहा है, एक फ्लक्स के अलोंग ही मूव कर रहा है, यानी यहां मिनिमम। तो ये था क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, यानी d∅dt पोजीशन 1 में मिनिमम एंड d∅dt पोजीशन 0 में मैक्सिमम, ठीक है। और इसका ठीक उल्टा था फ्लक्स लिंकेज। हमने देखा कि पोजीशन 0 में फ्लक्स लिंकेज यानी फाई कितना था पोजीशन 0 में, मिनिमम, और पोजीशन 1 में फाई कितना था, ठीक है। तो हमने देखा कि दो अलग अलग जो पोजीशंस हैं आपके परपेंडिकुलर, जो दो अलग अलग पोजीशन है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, एक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, दोनों जगह दो अलग अलग तरह की क्वांटिटीज मिल रही हैं। एक क्वांटिटी मैक्सिमम तो वहीं एक क्वांटिटी मिनिमम, एक क्वांटिटी यहाँ मिनिमम तो यहाँ एक क्वांटिटी मैक्सिमम, ठीक है। अंतर पता चल गया आपको। अब जाहिर है इसके बीच में जो होगा वो अलग अलग वेरिएशंस होगा, अलग अलग वेरिएशंस होगा। आपको मैक्सिमम का पॉइंट और मिनिमम का पॉइंट मिल गया। अब क्या है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेकंड लॉ के हिसाब से आपको पता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होता है। यानी इस केस में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा पोजीशन 0 में, इस पोजीशन में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, मैक्सिमम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है। इस केस में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, मिनिमम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मिनिमम है। तो हमने देखा, हम लोग जो जानते हैं, जो हमेशा बोलते हैं कि एसी क्वांटिटीज, मैंने आपको बताया था कि दुनिया के हर जनरेटर के अंदर एसी ही जनरेट होगा। और एसी भी कौन सा, देखो एसी अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट बहुत सारा है, ये एक्सिस, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है। तो हम लोग कौन से एसी को प्रेफर कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग साइनसोइडल, यानी जिस वेव का इक्वेशन साइन वेव का इक्वेशन हो। यानी देखो अब इसमें दो टर्म आता है, अल्टरनेटिंग साइनसोइडल,
अल्टरनेटिंग साइनसोइडल, अल्टरनेटिंग का मतलब है पोलरिटी का बदलना, एक बार पॉजिटिव साइकिल एक बार नेगेटिव साइकिल, एक बार पॉजिटिव पोलरिटी एक बार नेगेटिव पोलरिटी, एक बार पॉजिटिव पोलरिटी एक बार नेगेटिव पोलरिटी, एक बार पॉजिटिव पोलरिटी एक बार नेगेटिव पोलरिटी, यानी अल्टरनेटली पोलरिटी बदल रही है, अल्टरनेटली साइकिल्स बदल रहा है, इसलिए अल्टरनेटिंग ये तीनों है। लेकिन ये जो अल्टरनेट साइकिल्स बदल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स, ये साइन वेव के हिसाब से बन रहा है, इसलिए अल्टरनेटिंग साइनसोइडल है। और हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो ऐसी क्वांटिटीज बोलते हैं वो ऐसी क्वांटिटीज एक्चुअली में अल्टरनेटिंग साइनसोइडल क्वांटिटीज हैं। तो इसका एक पोर्शन आपको समझ में आ गया, जो मैंने कहा कि दुनिया के हर एक जनरेटर के कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही इंड्यूस होता है। इसी कॉइल के अंदर, इसी कॉइल को जब इस पोजीशन पे हम लोग मूव करा रहे हैं तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम मिल रहा है, यानी इस पोजीशन में इसी कॉइल के अंदर मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इस कॉइल के अंदर मिनिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इतना आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अब हम लोग डायरेक्शन बदलते भी देखेंगे और ईएमएफ का वेरिएशन भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें हमने देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ में वेरिएशन आ रहा है। अब देखो यही ए बी कंडक्टर मूव करके जब यहां पहुंच जाएगा, इस वक्त क्या होगा, पोजीशन नंबर 3 में अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम, और पोजीशन 4 पे जब आएगा तो अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मिनिमम, ठीक है। d∅dt यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ पोजीशन 0 में मैक्सिमम, पोजीशन 1 में मिनिमम, अगेन पोजीशन 3 में मैक्सिमम, अगेन पोजीशन 4 में मिनिमम, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि हमने देख लिया, हमने वेरिएशंस देख लिया, मैग्नीट्यूड का वेरिएशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड का वेरिएशन हमने देख लिया, लेकिन मैग्नीट्यूड का वेरिएशन इसमें भी हो रहा है। मैग्नीट्यूड यहाँ मैक्सिमम है, कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड का वेरिएशन इसमें भी हो रहा है, मैग्नीट्यूड का वेरिएशन इसमें भी हो रहा है। गॉट दैट? मैग्नीट्यूड का वेरिएशन हर जगह हो रहा है। अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें देखना है अल्टरनेटिंग का पहला वाला पोर्शन कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बदल रहा है क्या, तो हमें अब डायरेक्शन को देखना है। अब डायरेक्शन को देखने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग ये दोनों हाथ को यूज करते हैं और बोलते हैं फ्लेमिंग हैंड रूल। और फ्लेमिंग हैंड रूल में दो तरह के रूल आते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, इन दोनों रूल्स को बहुत ध्यान से समझ लो। हमें इन तीनों स्टार्टिंग के फिंगर्स को परपेंडिकुलर रखना है इस तरह से, मतलब तीनों फिंगर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये देखो, ये इससे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये इससे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, और ये इससे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल। यानी एक्स वाई जेड जो तीन एक्सिस हम लोग बनाया करते हैं, उन एक्सिस के तरह हमने एक थंब और ये दोनों फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को लेके हमने इस तरह का परपेंडिकुलर बना लिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? ओके, ठीक है। फ्लेमिंग हैंड रूल में हम लोग दो तरह का रूल लेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमेशा दिमाग में बैठा लेना है कि जनरेटिंग एक्शन के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड मोटरिंग एक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है, दिमाग में बैठा लेना आज से, जनरेटिंग एक्शन के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मोटरिंग एक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी आएंगे और डिटेल से कि ये है क्या, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि जनरेटर के अंदर भी ये दोनों चीजें लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ही रोटेटिंग मशीन से दोनों तरह का काम ले सकते हैं। एक ही मशीन को एज ए जनरेटर भी यूज कर सकते हैं, उसी मशीन को एज ए मोटर भी यूज कर सकते हैं। तो उस मशीन के अंदर जब जनरेटिंग एक्शन के बारे में आपको पता करना है, राइट हैंड रूल लगाएंगे, मोटरिंग एक्शन के बारे में आपको पता करना है, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। अब कैसे, तो देखो इन दोनों आपके इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग परफेक्ट राइट एंगल पे रखने की कोशिश करेंगे। जैसे थंब और इंडेक्स फिंगर राइट एंगल पे है, दिख रहा है? थंब और इंडेक्स फिंगर राइट एंगल पे है, ठीक है। अगेन इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर राइट एंगल पे है, और अगेन ये आपका थंब और मिडिल फिंगर राइट एंगल पे है। यानी तीनों को हमने परपेंडिकुलर रख दिया एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह। उसी तरह लेफ्ट हैंड में भी। गॉट दैट? अब इसमें सबका अपना मीनिंग है, इसको हमेशा याद रखना है। योर इंडेक्स फिंगर स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ जिधर से बन रहा होगा, यहाँ क्या है, नॉर्थ ऐसे बन के साउथ की तरफ जा रहा है, तो हमारा इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लाइन की तरफ रहेगा, ठीक है।
लाइन ऑफ फ्लक्स नॉर्थ जिधर से बन के जा रहा है, नॉर्थ ऐसे जा रहा है, तो हमारा मिडिल फिंगर उसके अलॉन्ग रहेगा, यानी मिडिल फिंगर हमारा रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। गॉट दैट? ठीक है। हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, आएंगे अभी उस पर। और अल्टीमेटली हमारा मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को, हमारा मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को। यानी याद रखना है मिडिल हमारा इंडेक्स फिंगर इज फॉर फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब इज फॉर मोशन और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, एंड मिडिल फिंगर इज फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ और वोल्टेज। फिर से बोल दे रहे हैं, इंडेक्स फिंगर इज फॉर फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब इज फॉर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल और कंडक्टर, मिडिल फिंगर इज फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ और वोल्टेज। यहां भी वही चीजें होंगी, लेकिन ये मोटरिंग एक्शन में है। यहां भी आपका इंडेक्स फिंगर किसके लिए होगा? मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स के लिए। यहां भी आपका थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर के लिए, और यहां भी आपका ये वोल्टेज के लिए, अप्लाइड वोल्टेज के लिए। ठीक है, बस अंतर है कि राइट हैंड रूल इज फॉर जनरेटिंग एक्शन, लेफ्ट हैंड रूल इज फॉर मोटरिंग एक्शन। अब देखो यहां कौन सा एक्शन कर रहे हैं हम लोग? जनरेटिंग एक्शन और मोटरिंग एक्शन। यस, जनरेटिंग एक्शन हम लोग कर रहे हैं ना। अब निकाल लो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, अब निकाल लीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। आ जाओ पोजीशन 0 में। अब हमारा कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था ना, तो इस पोजीशन में अगर हमारा कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो पोजीशन 0 में कंडक्टर ए बी किधर जा रहा होगा? अगर हमारा कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इस इंस्टेंट पे जब ये कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, 0 पॉइंट पे, इस वक्त ये कॉइल किधर जा रहा होगा? ये कंडक्टर किधर जा रहा होगा? ए बी कंडक्टर किधर जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा ना, वर्टिकली अपवर्ड। उसी वक्त ये सीडी कंडक्टर किधर जा रहा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो चलो एक कंडक्टर पे हम लोग फोकस करेंगे और इससे इस कॉइल में, इस कंडक्टर में, ए बी कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, उसका डायरेक्शन क्या है इसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए तो निकाल के, तो हमें क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को लाइन ऑफ फ्लक्स के अलोंग, ये ग्रीन लाइन के अलोंग हमने इंडेक्स फिंगर को रख दिया। कंडक्टर किधर जा रहा है? ए बी कंडक्टर ऊपर की ओर, तो आपको मिल गया, आपका मिडिल फिंगर अब बताएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किधर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अंदर की तरफ है, यानी इस प्लेन में अंदर की तरफ जा रहा है, इस कॉइल में ऐसे जा रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। जाहिर है इंड्यूस्ड ईएमएफ का दो पॉसिबल डायरेक्शन है, या तो अंदर की तरफ हो इंड्यूस्ड ईएमएफ या बाहर की तरफ हो। अंदर की तरफ को क्रॉस से इंडिकेट करेंगे, बाहर की तरफ को डॉट से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और क्रॉस और डॉट ही क्यों? यस, एरो के वजह से, क्योंकि एरो का जो पॉइंटर है ना, इसको हम लोग इधर से देखेंगे तो ग्राफिक्स में आपको व्यू बताया गया होगा, जब हम लोग इधर से देखेंगे तो एक पॉइंट की तरह दिखेगा, और इसी को एरो में पीछे इस तरह जो टेल बना रहता है, इस टेल को इधर से हम लोग देखेंगे तो ये क्रॉस की तरह दिखेगा। यानी यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाने के बाद अंदर की तरफ जाता हुआ, अंदर की तरफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे है, यहाँ क्रॉस की तरह अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यही एक कॉइल हाफ रोटेशन कर गया। एक फुल रोटेशन कब होता? जब घूम के ए बी कंडक्टर वापस इस पोजीशन पे आ जाता तो फुल रोटेशन होता। हाफ रोटेशन कितना हुआ? 180 डिग्री। अब यही ए बी कंडक्टर जब यहाँ पहुंच गया तो इस वक्त ए बी कंडक्टर किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। अब यहाँ इस ए बी कंडक्टर में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के डायरेक्शन निकालिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो लाइन ऑफ फ्लक्स अभी भी उसी तरफ, लाइन ऑफ फ्लक्स अभी भी उसी तरफ, लेकिन आपके थंब का डायरेक्शन कहां जाएगा? कंडक्टर किधर जा रहा है? तो देखो आपका मिडिल फिंगर अब कहां आ रहा है? बाहर की ओर आ रहा है। यानी वही ए बी कंडक्टर में हमने देखा, वही ए बी कंडक्टर जब यहां था तो करंट अंदर की तरफ जा रहा था, वोल्टेज अंदर की तरफ इंड्यूस हो रहा था।
वही ए बी कंडक्टर जब यहाँ पहुंच गया तो उसी सेम कंडक्टर में अब वोल्टेज और करंट बाहर की तरफ आ रहा है। देखो तो डायरेक्शन बदल गया, पोलैरिटी बदल गई, ठीक है। तो हमने देखा कि अल्टरनेटिंग साइनसॉइडल में अल्टरनेटिंग हमें मिल गया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, वो एसी ही इंड्यूस होगा और अल्टरनेटिंग साइनसॉइडल होगा। उसका एक पोर्शन हमने अभी देख लिया, प्रूव कर लिया कि अल्टरनेटिंग तो आपको दिख रहा है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो अल्टरनेटिंग नेचर का है। एक ही कंडक्टर में इस पोजीशन में बाहर की तरफ इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, बाहर की तरफ करंट फ्लो होगा अगर सर्किट कंप्लीट है, और इसी कंडक्टर में जब ये यहाँ पहुंच रहा है, सॉरी अंदर की तरफ है यहाँ, इसी कंडक्टर में जब यहाँ पहुंच रहा है तो बाहर की तरफ वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, बाहर की तरफ करंट आ रहा है। तो हमने देख लिया कि इसी कंडक्टर में एक बार करंट अंदर की तरफ है, वोल्टेज अंदर की तरफ इंड्यूस हो रहा है, और उसी कंडक्टर में वोल्टेज और करंट बाहर की तरफ है, यानी अल्टरनेटिंग नेचर का आपको मिल गया, अल्टरनेटिंग पोलैरिटी आपको दिख गई यहाँ पे, ठीक है। तो दो चीजें हमने यहाँ पे देखा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये तीनों ग्राफ में, ये तीनों ग्राफ अल्टरनेटिंग है, लेकिन ये अल्टरनेटिंग रेक्टेंगुलर वेव है, ये अल्टरनेटिंग ट्रायंगुलर वेव है, ये अल्टरनेटिंग साइनसॉइडल वेव है। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, मैग्नीट्यूड का वेरिएशन, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, और अल्टरनेटिंग पोलैरिटी है। पोलैरिटी एक बार पॉजिटिव पोलैरिटी, एक बार नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी। ये दोनों चीजें आपको दिख गई। आपने देखा कि यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम तो ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मिनिमम तो ईएमएफ इंड्यूस मिनिमम, यानी इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड का वेरिएशन आपको दिख गया, पहला चीज। दूसरा, आपको इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शन का वेरिएशन दिख गया, इस पोजीशन में और इस पोजीशन में। तो दो चीजें आपने कंफर्म कर लिया, एक कि मैग्नीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है यहाँ, दूसरा पोलैरिटी का वेरिएशन हो रहा है। अब मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी का वेरिएशन आपको दिख तो गया, लेकिन इन तीनों में मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी का वेरिएशन हो रहा है। तो कैसे हम लोग उस अपने कथन को सही समझेंगे कि दुनिया के हर एक जनरेटर में अल्टरनेटिंग साइनसॉइडल ईएमएफ जनरेट हो रहा है? तो उसके लिए हमें फिर अब मैथमेटिकल एनालिसिस में आना पड़ेगा, ठीक है, और फिर ग्राफिकल एनालिसिस में आना होगा। गॉट दैट? ठीक है। तो अब देखो, इस कॉइल को ऐसे रखते हैं ना, तो ग्राफिक्स में अगेन आपको पढ़ाया गया होगा ये कॉइल अब कैसा दिखेगा ग्राफिक्स के हिसाब से, अगर आप इधर से विजुअलाइज करो तो लाइन दिखेगा। यस। तो मान लो इसको घुमा रहे हैं, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं, ठीक है। और चलो इसको ग्राफिक्स के हिसाब से अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफिक्स के हिसाब से अगर इसी चीज को हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो मैग्नेट था, मैग्नेट की वजह से इस तरह आपको लाइन ऑफ फ्लक्स मिला था, ठीक है। और आसान बनाने के लिए एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए अगर हम लोग मैग्नेट का ओरिएंटेशन बदल दें, ठीक है, तो थोड़ा समझना और आसान हो जाएगा। जैसे मैग्नेट को हमने इस तरह हॉरिजॉन्टल रखा है नॉर्थ और साउथ, अगर मैग्नेट को हम यहां रखें, एक मैग्नेट यहां और एक मैग्नेट यहां, ठीक है, तो भी सेम चीजें होंगी, ठीक है। आइए फिर से आते हैं हम लोग इसमें। सपोज दैट, मान लो एक मैग्नेट को हमने यहां रख दिया, दूसरे मैग्नेट को हमने यहां रख दिया। दिस इज एक्टिंग एज ए नॉर्थ पोल, दिस इज एक्टिंग एज ए साउथ पोल। अब लाइन ऑफ फ्लक्स कैसे होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब यहां भी एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज अ वर्टिकल एक्सिस, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब यहां के केस में बताइए, अगर मान लो सपोज दैट दिस इज पोजीशन 0 एंड दिस इज पोजीशन 1, इस पोजीशन में ध्यान से बताना फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज फाई की बात कर रहे हैं। यस, क्योंकि इस कॉइल के प्लेन से, इस कॉइल के प्लेन से होके सबसे ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा इसी पोजीशन पे। बाकी कितना भी घुमा दे फ्लक्स लिंकेज कम है, यहां पे सबसे कम फ्लक्स लिंकेज है। इस कॉइल के प्लेन से होके गुजरने वाला फ्लक्स जाहिर है इस वक्त ही मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस वक्त ही मैक्सिमम सरफेस एरिया एक्सपोज हो रहा है इसका, फ्लक्स के परपेंडिकुलर मैक्सिमम सरफेस एरिया इसका एक्सपोज हो रहा है इस पोजीशन में, यानी फ्लक्स लिंकेज इस पोजीशन पे। ध्यान देना, उलट दिया है हमने ओरिएंटेशन को मैग्नेट का, लेकिन फिर भी कंसेप्ट तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए।
तो फ्लक्स लिंकेज इस वक्त फाई मैक्सिमम, और इस वक्त पोजीशन 1 में फाई फ्लक्स लिंकेज मिनिमम। ठीक है, अब अगेन जाहिर है अब इसका उल्टा होगा, तो पोजीशन 0 में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ मिनिमम। अब देखो ये फॉर्मूला होता था n d∅dt, लेकिन यहां नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, तो चाहे n d∅dt लिखे या सिर्फ d∅dt लिखे, n इज इक्वल टू 1 है। गॉट दैट? ठीक है, तो यहां पे मिनिमम, क्योंकि यहां इतना घूमने के बाद भी आपका कंडक्टर ए बी इस फ्लक्स के अलोंग ही है, कट नहीं कर रहा है, लेकिन उतना ही यहां घुमा दे तो देखो 3-4 फ्लक्स को कट कर देगा। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज यस मैक्सिमम। देखो इतना घुमा दे रहे हैं इतने एंगल से, तब भी आपका कंडक्टर ए बी इसी वाले फ्लक्स से ही लिंक है, इसी के अलोंग घूम रहा है कंडक्टर ए बी, लेकिन उतना ही यहां घुमाएंगे तो देखो इस 3-4 फ्लक्स को कट कर दे रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज यहां पे मैक्सिमम, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिनिमम। ठीक है, अब आपको देखो दो चीजें आपको मिल गया था, मैग्नीट्यूड का वेरिएशन और पोलैरिटी का वेरिएशन, यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का वेरिएशन आपको दिख गया। यहां भी देख लो कैसे वेरिएशन होगा डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन का वेरिएशन निकाल लीजिए, इस पोजीशन पे डायरेक्शन का वेरिएशन निकाल लीजिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अप्लाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अभी कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज मोशन के हिसाब से कहां जा रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोशन के हिसाब से कंडक्टर ए बी कहां जा रहा होगा? इधर जा रहा है ना, राइट टू लेफ्ट, ऐसे। अब यहां लगाइए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इस पोजीशन पे हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन के हिसाब से हमारा कंडक्टर ए बी इस वक्त राइट टू लेफ्ट जा रहा होगा। अब निकाल लीजिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इस वक्त कंडक्टर ए बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। तो अगेन फ्लक्स क्या है, नीचे की तरफ है, और ये इधर जा रहा है, तो आपका मिडिल फिंगर कहां आ रहा है? आउटवर्ड, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन जो होगा ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन पोजीशन 1 में आउटवर्ड होगा, कंडक्टर ए बी के अंदर। अब 180 डिग्री जब ये घूम गया हाफ रोटेशन में, कंडक्टर ए बी अब यहां पहुंच गया, ठीक है, पोजीशन 4 में। यहां क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन? तो इस वक्त देखो कंडक्टर कहां जा रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोशन के हिसाब से अब लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन अब लेफ्ट टू राइट है, इधर जा रहा होगा। अब निकाल लीजिए उसी कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो आपका ये इधर आपका फ्लक्स अभी भी डाउनवर्ड है, आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस कंडक्टर में इधर है, तो आपका मिडिल फिंगर अंदर की तरफ है, यानी क्रॉस है। ठीक है, यानी अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो हमने देखा कि सेम कंडक्टर में एक बार इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बाहर की तरफ है और उसी कंडक्टर में एक बार इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो हमने देखा कि पोलैरिटी बदल रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बदल रहा है, यानी अल्टरनेटिंग नेचर। तो दो चीजें यहाँ वेरीफाई हो गई जो हमने पहले भी किया था। एक हमने देखा मैग्नीट्यूड का वेरिएशन, यहाँ मिनिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है और यहाँ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी मैग्नीट्यूड का वेरिएशन है। दूसरा हमने डायरेक्शन का भी वेरिएशन देख लिया, लेकिन हमें चाहिए क्या? अल्टरनेटिंग साइनसोइडल चाहिए, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि यहां भी दोनों चीजें हो रही हैं, यहां भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का वेरिएशन है, यहां भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का वेरिएशन है, यहां भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का वेरिएशन है। लेकिन आपको पता है कि आपके जनरेटर के अंदर जो इंड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल इंड्यूस होगा। वो कैसे होगा ये हमें वेरीफाई करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्राफिक्स के हिसाब से इस तरह से जब हॉरिजॉन्टल कॉइल को हमने प्लेस किया तो कैसा दिखेगा, इधर से अगर विजुअलाइज करें तो हाँ स्ट्रेट लाइन ना, ठीक है। अब मान लो इसको जनरलाइज करने के लिए कोई भी इक्वेशन हम निकालते हैं तो जनरल इक्वेशन निकालते हैं। जैसे साइन थीटा हमने बनाया तो हमने जनरल इक्वेशन बनाया,
किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे हमें इसका अलग अलग मैग्नीट्यूड मिलेगा। जैसे हम लोग कहें कि अगर y इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो अब ये जनरल फॉर्मूला आपको मिल गया, किसी भी थीटा को यहाँ पुट करेंगे और उसका वैल्यू y का आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक जनरलाइज इक्वेशन निकालना है। तो मान लो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा से इसको हमने इस कॉइल को रोटेट किया है। अब इधर से विजुअलाइज करेंगे तो कैसा इमेज दिखेगा ग्राफिक्स के हिसाब से, ये कॉइल आपको कैसा दिखेगा थीटा एंगल पे, ऐसा दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा। और ये मान लो कंडक्टर AB है, ये कंडक्टर CD है। कंडक्टर AB इस वक्त यहाँ है, हम लोग लिख देते हैं कंडक्टर AB यहाँ है और कंडक्टर CD यहाँ है, और ये थीटा एंगल से रोटेट किया है, तब की बात हम लोग कर रहे हैं। यानी आपका टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 पोजीशन पे टाइम t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट हुआ है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है। और आपको रिलेशन पता ही है कि ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, यानी टाइम और एंगल का रिलेशन आपको पता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता है, इससे हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब यहाँ से यहाँ पे पहुँच चुका है कॉइल, तब की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोग क्या कहते थे, इस वक्त फ्लक्स लिंकेज कितना होता था जब कॉइल हॉरिजॉन्टल है, जब कॉइल हॉरिजॉन्टल है तब की बात कर रहे हैं, कॉइल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तब की बात कर रहे हैं। हाँ, फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम था ना, फाई। फ्लक्स लिंकेज जब मैक्सिमम होगा, फाई जब मैक्सिमम होगा, तो चलो हम लोग इसको इंडिकेट कर देते हैं फाई एम से। फाई जब मैक्सिमम है, फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है, तो हम लोग फाई एम से कह देते हैं। और ध्यान देना, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज एक्चुअल में होता है एन फाई, लेकिन यहां नंबर ऑफ टर्न्स एन इज इक्वल टू 1, इसीलिए हम लोग सिर्फ फाई लिख रहे हैं। यहां भी इंड्यूस्ड ईएमएफ एन डी फाई बाई डी टी होता है, लेकिन यहां नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, इसलिए सीधे डी फाई बाई डी टी लिख रहे हैं। गॉट दैट? ठीक है, तो इस पोजीशन में हमने देखा, इस पोजीशन में फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम था और मैक्सिमम को हमने फाई एम से इंडिकेट कर दिया। अब देखो रिलेशन एस्टैब्लिश करो, इस वक्त फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम था, यानी इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर जाता था फ्लक्स। इस वक्त हमारे कॉइल के प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ फ्लक्स है, यानी एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि जिस वक्त कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ फ्लक्स, उस वक्त कॉइल के साथ मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा, कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, अब अगर आपको कोई कहे कि थीटा एंगल पे जब कॉइल रोटेट कर चुका है ना, तब इस कॉइल से फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, हाँ कम तो है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमको। कम तो है, डेफिनेटली कम है, कम होते जाएगा, जैसे जैसे घुमाते जाएंगे कम होते जाएगा, और एक वक्त यहाँ पे सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तक फ्लक्स कम होता चला जा रहा है। कम होते होते 90 डिग्री पर जब पहुंचेगा तो मिनिमम हो जाएगा। लेकिन मेरा पूछना है कि यहाँ वैल्यू कितनी मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मिलेगी। हैव यू हर्ड अबाउट एरिया वेक्टर? ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, इस वक्त जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन था, फ्लक्स लिंकेज कितना था, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम था? क्योंकि फ्लक्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है इससे। एरिया वेक्टर के बारे में आपने सुना है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा ना, उसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर है और जो फ्लक्स है, वो दोनों के बीच का एंगल बताओ तो। परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर और फ्लक्स, इन दोनों के बीच का एंगल 0 ना? यस, यानी हम लोग देखो अगर कहें कि फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम तब होता है जब फ्लक्स एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है, या फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम तब होता है जब फ्लक्स एरिया वेक्टर के अलोंग है। फिर से समझ लो, फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम कब है? जब फ्लक्स एरिया के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों कंडीशन ध्यान से समझो। पहला, दोनों कंडीशन एक ही चीज को बता रहा है। पहला, जब कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है फ्लक्स, जब कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है फ्लक्स। दूसरा, जब कॉइल का एरिया वेक्टर
और फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। देखो एरिया वेक्टर होता है ना, कोई एक एरिया है, इस एरिया के परपेंडिकुलर जो आया वो एरिया, अब देखो एरिया है ना, एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है ना उसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लो, फ्लक्स मैक्सिमम कब है, जब कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो फ्लक्स, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब कॉइल का एरिया वेक्टर और फ्लक्स एक ही लाइन के अलोंग है, एक ही डायरेक्शन में है, उनके बीच का एंगल 0 है। दोनों बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब देखो कॉइल ऐसे घूम गया ना, तो इसका एरिया वेक्टर भी तो घूम गया, कॉइल घूम के थीटा एंगल पे चला गया, तो एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलर था, एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलर था वो भी तो घूम गया, ठीक है। तो इस वक्त कितना, जब कॉइल थीटा पोजीशन पे है, थीटा एंगल पे है, इस वक्त कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है वो हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस फ्लक्स जो डाउनवर्ड फ्लक्स है ना ग्रीन वाला, इस फ्लक्स का कंपोनेंट एरिया तक निकाल देंगे ना, तो आपको मिल जाएगा कि इस वक्त कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है। तो कॉइल अगर थीटा एंगल से घूम रहा है तो एरिया वेक्टर कितना एंगल से घूमा होगा, थीटा, ठीक है। यानी यहां फ्लक्स लिंक करता था मैक्सिमम जब एरिया वेक्टर और फ्लक्स एक ही लाइन के अलोंग था, कॉइल घूमा तो एरिया वेक्टर भी घूम गया। अगर हम फ्लक्स का कंपोनेंट नए वाले एरिया वेक्टर के अलोंग निकाल देंगे तो इस वक्त कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है आपको मिल जाएगा। कितना होना चाहिए, तो यहां जब था तब डाउनवर्ड फ्लक्स कितना होता था, फाई एम। यहां जब घूम गया तो फाई एम का कंपोनेंट इसके अलावा निकालेंगे तो फाई हमें मिल जाएगा। कितना होगा फाई, यहां डाउनवर्ड फाई एम हुआ करता था मैक्सिमम फ्लक्स, यहां डाउनवर्ड फाई एम हुआ करता था मैक्सिमम फ्लक्स। अब ये घूम गया, एरिया वेक्टर यहां आ गया, फाई एम का कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अलावा निकाल देंगे तो इस वक्त का फाई आपको मिल जाएगा। कितना होगा, यस, यानी इस वक्त कॉइल के साथ जो फाई फ्लक्स लिंक कर रहा है ना उसको मैक्सिमम फ्लक्स के टर्म में हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो इस फाई एम का जो वर्टिकली डाउनवर्ड फाई एम है इसका कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अलावा निकाल लेंगे, यानी फाई एम कॉस थीटा मींस फाई इज इक्वल टू फाई एम कॉस थीटा। आपको मिल गया फ्लक्स का इक्वेशन। अब थीटा एंगल है, यानी किसी भी एंगल पे कॉइल रोटेट होके किसी भी पोजीशन पे पहुंचा हो, आप फ्लक्स उस वक्त उस कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो बहुत आसानी से। मिल गया जनरल इक्वेशन, फाई इज इक्वल टू फाई एम कॉस थीटा फ्लक्स का, ठीक है। अब आपको फ्लक्स का इक्वेशन मिल गया, फ्लक्स लिंकेज का। अब आपको पता है कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। गॉट दैट, फ्लक्स का इक्वेशन आपको मिल गया है। अब आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के हिसाब से जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। अब इस केस में n इज इक्वल टू 1 तो पहले ही हो चुका है, माइनस का मतलब सिर्फ लेंज लॉ है, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका अपोजिट है, तो माइनस को भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि साइन का मतलब सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और n इज इक्वल टू 1 है। यानी अल्टीमेटली इस सिंपल लूप जनरेटर के अंदर अब E आपका हो गया सिर्फ और सिर्फ डी फाई बाई डी टी। गॉट दैट, ठीक है। अब फाई की वैल्यू यहां डाल दीजिए, फाई की वैल्यू पुट इट, और चलो लेंज लॉ के वजह से जो माइनस है चलो उसको रहने देते हैं, उसको भी इक्वेशन में रहने देते हैं। फाई की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, गॉट दैट। अब आपको पता था कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल घूम रहा है, मींस ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, देन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, पुट कर दीजिए।
डिफरेंशिएट इट, क्या मिलेगा? कितना आएगा? ओह सॉरी, हाँ 5x को हम लोग डिफरेंशिएशन, चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए डिफरेंशिएशन से बाहर कर सकते हैं, -5m। ये स्टेप समझ में आ रहा है? 5m cos ओमेगा t जो है, 5m क्या है? मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कांस्टेंट होगा, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से हमने बाहर कर दिया, माइनस साइन पहले से था लेंज लॉ वाला, -5m और cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा sin ओमेगा t, व्हाट दैट? ये माइनस ठीक है, मिला। अब ये एक कॉइल के लिए हमने सिंपल लूप जनरेटर के लिए निकाला था, जिसमें से नंबर ऑफ टर्न्स आपका 1 था। अगर हम किसी भी नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकाल लें तो n यहां कर देंगे, n ऐसे भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर ही रहता, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको किसी भी नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं ना ओमेगा n 5m sin ओमेगा t, गॉट दैट? अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलती थी आपको? इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलती थी? जब थीटा यहां से शुरू हुआ, जब कॉइल यहां है, तो थीटा इज इक्वल टू 0, और इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कब होता था? जब कॉइल यहां पहुंच गया, थीटा इज इक्वल टू 90। तो जब थीटा 90 होगा तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ऐसे भी आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे मिलती है, तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम लोग कह सकते हैं ना when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आपको पता है कि थीटा ही ओमेगा टी है, तो जब ये 90 डिग्री होगा उस वक्त साइन की वैल्यू 1 होगी, तो उस वक्त आपको मिल जाएगा ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ओमेगा n 5m। मेक इट इक्वेशन नंबर 1, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को ले जाके इसमें पुट कर देंगे, तो E इज इक्वल टू ई मैक्स लिखें या em लिखें साइन ओमेगा t। अब देखो आपकी सारी चीजें वेरीफाई हो गई कि दुनिया के हर एक जनरेटर के अंदर उसके कंडक्टर्स में अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही जनरेट होगा। हमने वहां देख लिया था पहले कि मैग्नीट्यूड वैरी कैसे करता था, हमने देख लिया था पहले कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे वैरी करता था, हमने तीसरे चीज को भी कंफर्म कर लिया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो वैरी करेगा, साइनसोइडली ही वैरी करेगा। पहली दो चीजें आपको इन तीनों में अंतर नहीं बता पाती थी, इस वेव में पहले दो चीजों से अंतर आपको नहीं पता चलता था, क्योंकि डायरेक्शन का वेरिएशन इन तीनों में है, मैग्नीट्यूड का वेरिएशन इन तीनों में है। लेकिन इस चीज ने, इस मैथमेटिकल एनालिसिस ने कंफर्म कर दिया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है वो अल्टरनेटिंग साइनसोइडल नेचर का है, यानी अल्टरनेटिंग भी है, कंडक्टर्स के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन अल्टरनेट साइकिल्स में बदलता भी है, मैग्नीट्यूड भी वेरिएशन होता है, और मैग्नीट्यूड का वेरिएशन किस पैटर्न पे है? तो साइन वेव के पैटर्न पे है। मिला? ठीक है, ये हमने मैथमेटिकली इसको वेरीफाई कर दिया। अब मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आल्सो ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। ग्राफिकली भी हमें यही मिलेगा, ग्राफिकली भी हमें यही मिलेगा। कैसे? ग्राफिक्स भी आपको साइन वेव शो करेगा, ड्राइंग भी आपको साइन वेव ही शो करेगा। जैसे उसी कॉइल को हम लोग कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो पूरा एक सर्कल बनेगा जब कंप्लीट साइकिल हो जाएगा एक साइकिल में। अब आपको करना क्या है, यहां पर इस तरह से एक्सिस ले लेना है, ठीक है?
और कॉइल इसको 30-30 डिग्री के इक्वल इंटरवल पे बांट देना है। जो कॉइल रोटेट कर रहा है ना, मान लो 30-30 डिग्री के इक्वल इंटरवल पे 30, 60, 90 एंड सो ऑन 30-30 डिग्री के इक्वल इंटरवल पे बांट देना है। नाम दे देना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड अल्टीमेटली 12 जो है वापस 0 पे आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां भी पॉइंट्स का नाम दे देना है उसी तरह से 0, 1, 2 बराबर इंटरवल पे कोई भी इक्वल डिस्टेंस 3, 4 एंड सो ऑन करके 11 पॉइंट्स का नाम दे देना है। 12 पॉइंट्स का 11 और 0 एक पॉइंट मिलके बन गया 12। 5, 6 एंड सो ऑन इस तरह से करके 12। अब आपको करना क्या है, जिस तरह 30 डिग्री पे है यानी पोजीशन 1 में यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लीजिए और यहां से वर्टिकल प्रोजेक्शन लीजिए, इसको मिला दीजिए। जब कॉइल घूम के 60 डिग्री पे पहुंचा होगा पोजीशन 2 में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड यहां से वर्टिकल प्रोजेक्शन मिला दीजिए। कॉइल और घूम के जब 90 डिग्री पे पहुंचा होगा यानी पोजीशन 3 में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन मिला दीजिए। अगेन यहां पे पोजीशन 4 में मिला दीजिए। अगेन पोजीशन 5 में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन मिला दीजिए। अगेन पोजीशन 6 में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन मिला दीजिए। अगेन सेम वे से पोजीशन 7 से हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इस तरह से इसमें मिला के 8 से मिला के 9 से मिला के एंड फर्दर। और जब इसको हम लोग मैच करेंगे ना सारे पॉइंट्स को, तो ये ग्राफिकली आपका साइन वेव बन जाएगा। तो ग्राफिक्स ने भी शो कर दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ साइन वेव है, साइनसॉइडल नेचर का है। गॉट दैट? ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आपको बनाना है अपनी कॉपी में, ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है और कल 10 बजे तक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर देना है। कैसे करना है फिर से समझ लो। आपके मैग्नेट्स एक ऊपर है एक नीचे है, लाइन ऑफ फ्लक्स डाउनवर्ड है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, दिस इज वर्टिकल वाई एक्सिस। कॉइल थीटा डिग्री के एंगल पे है और कॉइल घूम के एक सर्कल बना रहा है। आपको यहां पोजीशन 0 से स्टार्ट करना है। थीटा इज इक्वल टू 0, 0.0 30-30 डिग्री के बराबर इंटरवल्स आपको बनाना है। 30 डिग्री पोजीशन 1, 60 डिग्री पोजीशन 2, 90 डिग्री पोजीशन 3 एंड सो ऑन 30-30 डिग्री के इंटरवल पे 0 प्लस 11 पॉइंट्स यानी 12 पॉइंट्स आपके पास हैं। इधर उसके ठीक सामने यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ठीक सामने आपको यहां पे एक्सिस बना लेना है। अब बराबर इंटरवल पे इक्वल इंटरवल्स पे पॉइंट ले लेना है फ्रॉम 0 प्लस 11 यानी टोटल 12 पॉइंट 0, 1, 2 से करके 11 तक बराबर इंटरवल पे। अब आपको हर एक इंटरवल को मैच कर देना है। पॉइंट 1 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, यहां से पॉइंट 1 वर्टिकल प्रोजेक्शन, जहां मिला वो पॉइंट। अगेन पॉइंट 2 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, पॉइंट 2 वर्टिकल प्रोजेक्शन, जहां मिला वो पॉइंट। इस तरह से करके सारे प्रोजेक्शन को जब मैच करेंगे और मैच करके उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको दिखेगा कि इस तरह से पूरा का पूरा साइन वेव एक कंप्लीट साइकिल में पूरा का पूरा साइन वेव आपको मिल जाएगा। ये बना के एनी हाउ 11 बजे तक आपको भेज देना है विद रोल नंबर नेम। समझ में आया ये? तो अब आपको दिख गया कि दुनिया का कोई भी जनरेटर है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से अगर डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ उसके अंदर हो रहा है तो उसके अंदर कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होगा? अल्टरनेटिंग साइनसॉइडल ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब हाँ, अगर आपको उस जनरेटर को डीसी जनरेटर बनाना है तो उस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना होगा और अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया, उस मेथड को, उस फेनोमेनन को हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन कई तरह से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं रेक्टिफायर सर्किट को यूज करके, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट को यूज करके। यहां हम लोग
रेक्टिफिकेशन करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से नहीं करेंगे, यहाँ एक मैकेनिकल डिवाइस हम लोग यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटर। और कॉम्यूटेटर कॉम्यूटेट करता है, कॉम्यूटेटिंग एक्शन करता है, अल्टीमेटली रेक्टिफिकेशन करता है, रेक्टिफाइंग एक्शन करता है, और तब उस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में हम लोग कन्वर्ट करके उस एसी जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ उसको डीसी में कन्वर्ट करके एज ए डीसी जनरेटर उस मशीन को हम लोग यूज करते हैं।